नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है। बस्ती, संत कबीर नगर के साथ ही 8 और जिले हैं जहां पर मतदान जारी है। लगातार लोगों में बढ़ चढ़ करके जागरूकता देखने को मिल रही है। लोग मतदान करने निकल रहे हैं। कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में मतदान जारी है। जिले के हर बूथ पर शांति से मतदान किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठवें चरण के चुनाव के दौरान निश्चित मतदान की अपील की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें आप सबकी सहभागिता अनिवार्य है। एक एक मत अमूल्य है। आपका हर मत उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की प्रगति को नई दिशा देने वाला है। मतदान करने के लिए मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने के साथ ही बूथों पर वोटरों की भीड़ देखने को मिल रही है। मतदान शुरू होने से पहले कई बूथों पर लाइन लग गई। अपनी बारी के इंतजार में मतदाता लाइन में खड़े देखे जा रहे हैं और उनमें मतदान करने को लेकर गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। कई मतदाताओं का यह भी कहना है कि पहले मतदान कर लिया जाए और इसके बाद जलपान जरूरी होगा, क्योंकि यह लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र का पर्व हमेशा नहीं आता है, ना ही इसमें सहभागी बनने का अवसर मिलता है। इसलिए पहले मतदान को प्राथमिकता दी जा रही है, फिर जलपान और भोजन की बारी आएगी। मतदाताओं का यह उत्साह बता रहा है कि जिले में मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा जाएगा, जो अच्छा धनादेश के रूप में प्रमाणित भी करेगा। तो लगातार मतदाता अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान के लिए लगातार बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो छठवें चरण में आज मतदान हो रहा है। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस चरण में कई सियासी सूरमाओं की साख दांव पर भी लगी हुई है। यूपी के रण में सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है वो गोरखपुर की मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सदर सीट है और यहां पर आज मतदान हो रहा है। गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सीएम योगी अब तक गोरखपुर से सांसद भी रहे हैं। गोरखपुर योगी की कर्मभूमि, राजनीतिक भूमि रही है। साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार में सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक योगी गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़े और जीते भी। सीएम योगी को उनके गढ़ में समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला चुनौती दे रही हैं। कांग्रेस से चेतना पांडे और बीएसपी से ख्वाजा शमसुद्दीन चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। देवरिया में भी आज मतदान हो रहा है। देवरिया सदर सीट से शलभमणि त्रिपाठी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। दरअसल शलभमणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले नेताओं में से एक हैं, जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शलभमणि की साख दांव पर लगी है और इनकी टक्कर में सपा के अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू हैं। तो छठवें चरण का आज मतदान जारी है। लगातार जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उत्सुकता फिलहाल अभी देखी जा रही है लोगों में। और ये शाम आते आते अगर कम नहीं होती है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान प्रतिशत इस चरण में ठीक ठाक होगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। निशान ठाकुर जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। राहुल आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। राहुल जी, देखिए, छठे चरण में मतदान का जो चरण है वो पहुंच चुका है। मतदान हो रहा है। सबसे हॉट सीट जो उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है वो गोरखपुर ही मानी जा रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है, और सुभावती शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी है, जो कि अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। और ऐसे में क्या ये माना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान रही है कि समाजवादी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है?
देखिए, सबसे पहले तो आज जो मतदान हो रहे हैं उसमें मेरा जनता से निवेदन होगा कि सभी लोग जाएं और जाकर वोट डालें और एक भागीदारी सुनिश्चित करें लोकतंत्र के विकास को लेकर। और जो सरकार को आप चुनने का काम करते हैं उस सरकार को ये निर्देश दे कि किस प्रकार से आपको और जनता के बीच में मजबूती के साथ खड़ा होना है। दूसरी बात, जो प्रत्याशियों की जहां तक बात होती है तो इस पे मैं बस यही बात बोलना चाहूंगा कि हर पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है, लेकिन जहां तक गोरखपुर के गढ़ की बात है तो वो अब तक बाबा जी के हाथ में है। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। और जब भी योगी आदित्यनाथ जी जब से सांसद बने थे तब से लगातार उस क्षेत्र का समग्र विकास किया है और ये देखने को मिलता भी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। गोरखनाथ मंदिर की अगर आप बात कर लेते हैं, जो सांप्रदायिकता का जो प्रश्न हमारे ऊपर उठता था, उस सांप्रदायिकता के भी अगर बात करें तो गोरखनाथ मंदिर के अंदर सारे धर्म के लोगों ने अपनी अपनी दुकानें कर रखी है और बहुत विश्वास के साथ वहां पर जो मेल जोल देखने को मिलता है ये योगी आदित्यनाथ जी ने ही बनाया है। नहीं, दरअसल सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है राहुल जी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई और उसके बाद जब उनकी संसदीय सीट खाली हुई तो वहां पर उपचुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसमें कोई मतभेद तो है नहीं इसमें। तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अब अपनी सियासी बिसात को बिछा रही है पूर्वांचल को लेकर के, तो क्या वास्तव में, देखिए गोरखपुर वही गोरखपुर है जो उपचुनाव में हार बीजेपी ने की है और गोरखपुर में फिर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 8 सीटें आपके पास थी 17 में, बड़ी चुनौती नहीं है आपके लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जहां तक आपने सांसद का प्रश्न उठाया है तो अभी जो गोरखपुर 2019 की अगर हम चर्चा कर ले और अगर हम 2019 की चर्चा कर ले तो वहां पर फिर से बीजेपी को ही वो सीट वापस मिली है। और विधानसभा की है तो देखिए अभी का जो टक्कर है वो दो तरह से है। अभी खुद योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर उतरे हैं। तो जहां तक सवाल है जनता का, तो जनता का प्रतिनिधित्व निश्चय ही उसको चुनेगा जो सबके साथ और सबके विकास और सबके विश्वास पे खड़ा उतरेगा। जी ठीक बात। निशांत ठाकुर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो दबदबा उस क्षेत्र में देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्लस पॉइंट और हो गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से गोरखपुर का विकास किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, गोरखपुर के आसपास के जिलों का विकास किया है उन्होंने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक बार फिर से वही सिनेरियो दोहराने जा रहा है जो 2017 का था। भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है और बड़ा नेता बड़ा झूठ और बहुत बड़ा नेता बहुत ज्यादा बड़ा झूठ। क्योंकि अगर पुरानी बात को उठाया जाए और जनता के प्रति इन लोगों का विरोध देखा जाए तो मैं स्वयं उपचुनाव में गया था प्रचार में इनके बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को गोरखपुर से हराने के लिए हम लोग स्वयं प्रचार में रहे थे। जनता इतनी त्राही है, जनता इतनी परेशान है कि चुनाव का इंतजार कर रही थी तारीख जोड़ने के लिए, कैसे ही तारीख आए और कैसे इनको हटाने का काम किया जाए। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है, जनता को बौखलाया है। आप मानिए अखिलेश यादव का रथ रोकने के लिए जगह जगह पर वोट प्रदर्शन ये इतने बौखला रहे हैं कि सभी एजेंडे अपना रहे हैं, सभी तरीके अपना रहे हैं। कहीं पर गाड़ियों पर हमले कराए जा रहे हैं, कहीं ईवीएम को उठाया जा रहा है। इतने परेशान हो चुके हैं जनता की देखकर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता अपराध के प्रति चुनाव लड़ रही है। इनको हटाने का काम चुनाव की डेट का इंतजार कर रही थी। मात्र एक कदम दूर अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी सरकार, जनता की सरकार है। दोबारा इनके हर नेता छोटा झूठ बोलता है और बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। निशांत जी, लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? देखिए अपराधी का आपने जिक्र किया कि अपराधों को लेकर के जिस तरीके से जनता चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी तो वही बात कह रही है कि दरअसल आपके शासनकाल में अपराध और माफियाओं का और गुंडा राज रहा है, तो उसी को हटाने के लिए एक बार फिर से वो जनता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और इन्हीं के मुद्दों को लेकर के तो जनता के बीच जा रहे हैं। मैं अपने साथी राहुल जी को याद दिला दूं कि गाड़ी चढ़ाना घटना को याद रखे, जनता के विरुद्ध जाकर अपराधी को जमानत दिलवाने में सक्षम रहे, उसके प्रति स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। जनता स्वयं जानती है
चुनाव की तारीख का इंतजार था, मात्र एक कदम दूर। सिर्फ एक कदम दूर रहे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनता की पार्टी, समाजवादी पार्टी कार्य करेगी। लैपटॉप योजना से लगाकर खाली पदे भरे पदों पर कार्य करेगी, रोजगार देगी, बिजली देगी। इनके अपराध थे, इनके त्राही थी। बेटियों को जिंदा जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रही है। अपराधियों को छोड़ने के लिए जनता रही है। किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए प्रमुख रही है। पूरा उत्तर प्रदेश को एक एक पल गिन रही थी कि कब चुनाव आए और कब इनको हटाने का काम करें। ठीक है राहुल आनंद जी, मुद्दे तो अभी भी वही पुराने गूंज रहे हैं, वही चल रहे हैं। राहुल जी, आपको आवाज आ रही है? आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता निशांत जी क्या कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जनता इंतजार कर रही थी कि मतदान की घड़ी कब आए और वो कब अपने वोट की चोट दे सके आपको। जनता वोट का चोट तो उनको देना चाहिए जो जनता के समकक्ष खड़े नहीं हो पाए। मैं अपने भाई को सुन रहा था, वो जिस विश्वास के साथ और आत्मविश्वास से वो बात कर रहे थे, तो इससे यही प्रतीत होता है कि ये जितनी भी बातें कर रहे थे कानून के डंडा को लेकर या वोट को लेकर, जो भी बातें तो जनता ने दिखाया। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में जो अब तक नहीं हुआ उसको हमने किया। और ये उस वक्त जरूर भूल जाते हैं जब इन्हीं के मुखिया मुलायम प्रसाद यादव जी जब कहते थे कि जब वहां पर बलात्कार महिलाओं के साथ हुआ करती थी तो इन्हीं के लोग कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं तो क्या उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो इस प्रकार का बयान, और देखिए मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग निशानदेह नहीं हुए, लेकिन कार्रवाई कितनी हुई इसके ऊपर करता है। मैं आपके नेशनल चैनल पे बैठकर अगर इस चीज को स्वीकार करता हूँ तो वो जो सिंगर जो थे, सिंगर को 8 सलाखों को पीछे डाला गया, तो अगर कानून बराबर है तो बराबर सबके लिए है। इनके लिए कानून जहां से इनके लोग खड़े होते थे वहीं से नया कानून शुरू होता था, अब वो चीज नहीं है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक किसी सरकार ने रिपीट नहीं किया है, लेकिन यहाँ बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। और मैं आपको पुनः इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि 10 तारीख को हम फिर बैठेंगे और वो सीटों पे चर्चा करेंगे कि कितने सीटों से हम आगे बढ़ रहे हैं या क्या करेंगे। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना हमने की थी, हम उस पे अभी भी अग्रणीय हैं। और जो रथ पे भगवान कृष्ण आगे बढ़ा रहे हैं अर्जुन को बैठाकर, उसका साथ वो जनता भी देगी। और पूरे लोगों ने देखा है कि लव कुश की धरती हो या राम की अवहेलना हुई हो या फिर काशी में काशी विश्वनाथ को तड़पते छोड़ दिया गया हो या फिर राम मंदिर की चर्चा हो, हमने कभी भी नहीं कहा कि जिस सनातन धर्म से हम आते हैं, हम सनातनियों का इज्जत करते हैं और उसको हम प्रतिष्ठा के साथ उसको पदस्थापित करेंगे। लेकिन इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध करने वाले जो भाई हमारे साथ बैठे हैं उन्हीं के पार्टी के लोग थे। किस लिए किया? क्योंकि वो कुछ खास लोगों को खुश करना चाहते थे। तो राहुल आनंद जी, राहुल जी क्या हमारे घर में मंदिर नहीं है? हम क्षत्रिय जाति से बिलोंग नहीं करते, हम क्या सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करते, दिखावा नहीं करते। राहुल जी बहुत बड़े, राहुल ठीक है निशांत जी की आवाज नहीं मिल पा रही है राहुल जी को, पहले ठीक है निशांत जी एक सेकंड रुकिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है राहुल जी को, ठीक करवा रहे हैं। राहुल जी एक सवाल यहाँ पर और उठ रहा है, देखिए धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर के जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि मुझे लगता नहीं कि पूर्वांचल में इसका कोई खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जातीय ध्रुवीकरण मुझे लगता है कि इस पूर्वांचल बेल्ट पर ये 2 चरण जहां पर होने जा रहे हैं यहाँ पर ये हावी रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बेल्ट को जो है ओबीसी और दूसरी बात ब्राह्मणों की बेल्ट मानी जाती है, सबसे बड़ी जो बेल्ट है। उसके बाद दलित समुदाय के लोग भी आते हैं, दलित वर्ग। और अगर पूर्वांचल की तराई बेल्ट का जिक्र करें तो मुस्लिम समुदायों का भी उनको लेकर के माना जा रहा है कि खासा प्रभाव पड़ा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो इधर ही असर देखने को मिलता है मुस्लिम मतदाताओं का। तो मुझे लगता नहीं है कि जो आप धार्मिक ध्रुवीकरण का जो जिक्र कर रहे हैं वो इधर ऐसा कोई कार्ड चल पाएगा। देखिए ऐसा है कि मैंने अभी जात की नहीं, मैंने जमात की बात की। और जहां तक जिस धर्म से मैं आता हूं, सनातन धर्म से, तो मैं वहां सनातन होने के नाते मैं हिंदू की बात करता हूं। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हमारी सरकार में कोई भी ऐसा वर्ग रहा हो या कोई भी समाज के ऐसे पिछड़े लोग रहे हो जो मुख्य धारा से वंचित रह गए हो, उनको हमने जोड़ा है। चाहे आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर लीजिए, उनको ट्रिपल तलाक से
निजात दिलाने वाला कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसका विरोध किया था किसने? हमारे भाई जो बैठे हैं साथ में, इनकी पार्टी के लोगों ने किया था कि हमारा वोट बैंक छटक जाएगा। और जहां तक धार्मिक ध्रुवीकरण की बात है तो मैंने कभी भी मैंने अभी भी बड़ा स्पष्ट कहा एक बात कि मैं जिस धर्म से आता हूं तो मैं सनातन होने की बात करता हूं और मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं उस धर्म से आता हूं। लेकिन इन्हीं के पार्टी के लोग हैं और इन्हीं के साथ जो हमारे विपक्षी दल हैं जो खड़े हैं वो किसकी बात करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार की बात करते हैं और हम सबकी बात करते हैं। और जहाँ तक ओबीसी का मैटर आता है तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि अभी भाजपा के साथ सारे वर्गों का विश्वास जुटा है, तभी जाकर वो 300 प्लस पे आई है। आई थी 2017 में और 300 प्लस पे आई है आपको लोकसभा में। तो ये अंतर स्पष्ट करना होगा। अब जनता समझती है कि हमें ध्रुवीकरण से वोट नहीं मिलेगा, हमें कार्य करने से वोट मिलेगा। या आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वो परिस्थिति देख लीजिए जब संकट आता है हमारे देश के ऊपर, या हमारे कुछ छात्रों को जो यूक्रेन में फंसे थे उनको कितनी तेजी से लाने की तत्परता दिखाई जा रही है। तो ये समझ में आता है कि जो आज विश्व में भी मान हमारे देश का बना है तो वो मान बनाने के पीछे जो तत्परता रही है, जो त्याग रहा है, वो पूरे देश की जनता का भागीदारी के साथ है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, लेकिन जिस तरीके से आपने ये बातें कही हैं और जातीय समीकरण का जो जिक्र आता है, निशान ठाकुर जी, क्या वास्तव में आपने जिस तरीके से कहा उधर राजभर जी को आप ले आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो पिछले विधानसभा चुनाव में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का लगातार दावा कर रही है कि दरअसल वो जब तक हमारे साथ नहीं आए तब तक तो विधायक भी नहीं बन पाए थे। आपको क्या इतना बड़ा भरोसा है कि ये जो छोटे छोटे दल आपके साथ आए हैं ये आपको कुर्सी तक पहुंचाने में अपनी बहुत बड़ी अहम योगदान निभाएंगे? निशान जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, निशान जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। राहुल जी आप ही के पास आएंगे। क्या वास्तव में ये लगता नहीं है कि देखिए एक वोट बैंक तो होगा ना, राजभर साहब का भी कुछ न कुछ वोट बैंक तो होगा। आप भले ही कितना कहें कि जब तक वो आपके साथ नहीं थे विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो समुदाय को लेकर के जब जिक्र की जाती है तो मुझे लगता है समुदाय के लोग जो है अपने नेता की तरफ झुकाव उनका रहता है। देखिए, मैंने अभी अपने पूर्व के संबोधन में एक बात कही थी कि हम जात नहीं, हम जमात की बात करेंगे। नहीं, आप जमात की बात कितना भी करिए, लेकिन जो देखिए वास्तविकता है, जो जीरो ग्राउंड की बात अगर जिक्र करें, जमात की बात कौन करता है, क्या करता है, नहीं करता है पता नहीं, लेकिन जो लोग जमीनी स्तर पर अगर जिक्र करें कि जब मतदाता मतदान करने निकलता है तो उसके जहन में क्या बातें होती हैं, उसके समुदाय के नेता को क्या तवज्जो मिल रही है, किस पार्टी में तवज्जो मिल रही है, तो वास्तव में उसके मुद्दे को उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं चुनाव में। देखिए, जब जनता वोट डालने जाती है तो मैं इस चीज से नहीं कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि जातीय समीकरण का फैक्टर नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे और नरेंद्र मोदी जी खास करके जब हम उत्तर प्रदेश की चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो उस समय जो कास्ट का जो बैरियर था वो 2014 में ही टूटा और वो टूटकर सभी लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी को जिताया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो जो जाति का जो ध्रुवीकरण होता है वो अब मायने बहुत ज्यादा नहीं रखता है, क्योंकि वो अल्प रह गया है, अल्प मत के आधार पर रह गया है। लेकिन जब जनता वोट डालने जाती है तो अब जनता ये समझती है कि हमारे भविष्य के लिए हमारी भविष्य को कौन सुनिश्चित करेगा। इस आधार पर मैं आपको बड़ा एक हंसी का बयान के साथ बताता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल पर बैठ के जा रही है, पंजे का इस्तेमाल कर रही है और कमल का बटन दबा रही है। ये फर्क है। और मैं आपको फिर से कहूंगा कि बटन दबा रहा है बहुत जल्द पता चल जाएगा। राहुल जी, निशान जी, हमने यही सवाल आपसे किया कि दरअसल जिस तरीके से आप छोटे छोटे दलों को लेकर के आए पूर्वांचल में, साफ तौर पर राजभर साहब आपके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया है कि राजभर जहां रहेंगे सरकार उसी की बनेगी, और जबकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है जब तक वो हमारे साथ थे नहीं तब तक वो सदन तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में आपको कितना विश्वास है कि आपको सत्ता तक पहुंचा पाएंगे ये सब? अगर आप समय देंगे तो एक वाक्य में आपको बताना चाहूंगा, पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, चुनाव का इंतजार कर रही थी। दूसरी बात का जवाब कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन
अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करेगा, बेरोजगारी के प्रति काम करेगा, किसानों के प्रति काम करेगा, बड़ी ईमानदारी से काम करेगा। मात्र एक कदम दूरी आप देख लीजिए, हर हथकंडा अपनाने के लिए ये लोग तैयार हैं। गाड़ियों पे हमला कराया जा रहा है, बौखलाहट हो गई है, भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। बहुत बड़े नेता, बहुत ज्यादा बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं, हर सभा में जाते हैं, भीड़ नहीं जुटा पाते हैं, झूठे कैमरे स्कैनिंग करके लगाए जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अब एक आखिरी मैं आपको अपने इनके राहुल को वाक्य बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वाक्य में अपने कहा कि एक बूढ़ी माँ ने मुझसे बताया कि मैं तुम्हारा अन्न खाकर तृप्त हो गई, जिससे मैं जीने के लिए आज आपके लिए प्रति आश्रय हूँ। ये प्रधानमंत्री के शब्द अशोभनीय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कोई पर्सनल अपने फंड के से फंड नहीं देते। ये कहना प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जो है पद एक गरिमा पर अधिकारी होती है, ये स्वयं को राजा ना समझे, क्योंकि ये जनता के पर लगाए गए इन्हीं के प्रति कर और टैक्स पेट्रोल पर बढ़ाया पैसा। निशांत जी, लेकिन आपने जो भीड़ का जिक्र किया कि भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं रैलियों में, सबसे बड़ी चुनौती भीड़ जुटाना नहीं होती है, उस भीड़ को वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाना बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि 2017 के चुनाव में जिस तरीके से आपके नेताओं की रैलियों में जो भीड़ उमड़ती थी, कहाँ वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाई? अगर वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाती तो मुझे लगता है कि आपकी सरकार बन गई होती। ये जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है, सिर्फ चुनाव का इंतजार था। आप कहीं पर जाइए, देख लीजिए, विधायक प्रत्याशी कूटे जाते हैं, भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। अखिलेश यादव का रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रखंड अपना रही है। जनता की वोट एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रति जा रही है। इनके पोलिंग बूथों पर एजेंट तक बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अगर होता तो ये तो कहते कि हम भाई एजेंट बनाएंगे ही नहीं, ये तो लगातार एजेंट बना रहे। आप मात्र एक कदम दूर, जनता मात्र एक कदम दूर है समाजवादी पार्टी के प्रति। जनता मात्र इनके अपराधों से परेशान आकर मात्र एक कदम दूर, मात्र 10 मार्च की बात है। जनता मन बना चुकी है। राहुल आनंद जी, भाई जनता एक कदम दूर है, निशांत जी बता रहे हैं कि जनता एक कदम दूर है और मन बना चुकी है। राहुल जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके बहुत बड़े नेता बहुत बड़ा ही झूठ बोलते हैं। अगर बात अपराधीपन की आए तो एक बहुत बड़े दंगे में किसी के चुनाव चिन्ह पे इन्होंने सवाल उठाया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक सवाल उठाया कि साइकिल पे बम, लेकिन इन्हीं की सांसद के नाम से मोटरसाइकिल पाई गई थी। जनता चुनाव जो वो मुकदमा आज भी विचाराधीन है न्यायालय में। ठीक है, निशांत ठाकुर आपको रोकेंगे और यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको पहले सुनाते हैं। के नेतृत्व में जो गठबंधन है, इस गठबंधन में जो हम लोग जनता के बीच में कहे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, हम जातिवार जनगणना करेंगे, हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करेंगे, हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम पुलिस के विभाग में जो बॉर्डर सीमा उसको हम समाप्त करके एक नई व्यवस्था देंगे। ये सारे मुद्दे जनता के दिमाग में है और योगी मोदी के ललका साण से तो किसान परेशान है, आम आदमी भी परेशान है। इनसे निजात पाने के लिए पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए व्याकुल है। यहाँ पे जो एक जनसभा होने जा रही है, इसमें आप आ चुके हैं और ममता बनर्जी को और अखिलेश यादव और कौन-कौन घटक दल के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? कि हमारे सभी दल इसमें पीछे दिख रहे हैं, एक बिल्कुल रेनबो कलर दिख रहा है। ये हमारे देखिए प्रेमचंद प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी रामसागर बिंद जी आ रहे हैं, हमारे जयंत चौधरी जी भी हैं, हमारे मोर्चे के कृष्णा पटेल जी हैं, सारे मोर्चे के जितने हम लोग हैं सब लोग यहाँ आ जा रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं। शिवपाल यादव जी आ रहे हैं, मोर्चे में जितने लोग शामिल हैं सब लोग आ जा रहे हैं। आज ये यहाँ से ऐलान होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के गृह मंत्री हैं, दोनों गुजराती हैं, इन दोनों को बनारस से विदा करना है। आप देख रहे हैं कि अब तो आईएएस और आईपीएस ब्यूरोक्रेट वो भगवा हटा करके अब अपना बोर्ड भी बदल रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिले जिले जाके भीख मांग रहे हैं। अब इस कदर हो गई इनकी हालत, इन्होंने कहा था बनारस में गंगा माई ने बुलाया है और अभी तक ये नहीं बताया कि गंगा माई ने क्या करने के लिए बुलाया था, महंगाई बढ़ाने के लिए कि बेरोजगारी बढ़ाने के लिए कि किसानों का अनाज साढ़े से दुगुना करने के लिए। एक बात और है, आप बनारस में आप लोग हैं, कल
मतदान भी हो गया है, मुख्यमंत्री ने भी मत किया है और उन्होंने कहा है कि 300 सीटों से ज्यादा हम लोग लाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का इनके ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है और ये दिल्ली में भी गए थे, 2/3 जीतने, 3 सीट जीत के आए। ये बंगाल भी गए थे सरकार बनाने, वहां से लौट आए। यूपी भी ये चिल्ला रहे हैं इनको कुछ नहीं मिलना है। आप देखिएगा जहां बनारस है ना, इस बार बनारस इनकी हालत खराब है, बनारस इनकी हालत खराब है। मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर जमानत नहीं खुलेगी। चलें ये गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इधर खाता न खुली भाजपा के वोट देता हो, भाजपा के वोट देवे के तैयार हो। पत्रकार दुखी है, व्यापारी दुखी है, नौजवान दुखी है, किसान दुखी है। तो यह आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल हर वर्ग का व्यक्ति दुखी है। सीधे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। राहुल आनंद जी, आपने सुना होगा अभी राजभर साहब का हम जिक्र कर रहे थे और उनका बयान भी आ गया, सीधी तस्वीरें थी। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जब एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उस पार्टी के हिसाब से वो बातें करता है। ये बड़ा ही क्लियर कट बात है। जब ये हमारे साथ थे तब से उस वक्त वो अखिलेश यादव जी को कुछ कह रहे थे या अन्य नेताओं को कुछ कह रहे थे। और जहां तक सरकार बनाने की स्थिति और उनकी बोली में जो आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था, अगर इसकी अगर हम विश्लेषण करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। और जहां तक बनारस की वो बात कर रहे थे और गंगा मैया ने काहे बुलाया है की बात कर रहे थे, तो मैं उनको बताता हूँ कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में गंगा मैया ने उनको इसलिए बनाया था कि उनको हम एक उनका सम्मान को लौटा सके जो उनके सम्मान को खोया जा चुका था औरंगजेब के द्वारा। तो इसके लिए बुलाया था। आज गंगा मैया ने उनको इसलिए भी बुलाया था जो बनारस को जो दशा और दिशा थी, जो गंदगी बनारस के अंदर फैली थी, उसको स्वच्छ करने के लिए बनाया था। गंगा मैया ने इसलिए बुलाया। अच्छा, वो महंगाई का भी जिक्र कर रहे थे, बेरोजगारी का भी जिक्र कर रहे थे। अब मैं आ रहा हूँ। जो रोडों की जो चौड़ाई थी उसको ठीक करने के लिए बुलाया था। गंगा मैया ने इसलिए भी बुलाया था जो महंगाई की जो जिक्र है और जो बेरोजगारी की जिक्र है। तो मैं अगर पुनः अपनी बातों पे आऊंगा और जब मैं आंकड़ों का जब सामंजस्य आपके सामने रखूंगा तो उस समय भी आप यही प्रश्न करेंगे तो फिर असंतुष्टि क्यों है। जो हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पे है और देश की अर्थव्यवस्था में दूसरा योगदान उत्तर प्रदेश का है। अच्छी बात है, तमाम सारी योजनाओं को आपने धरातल पर उतारा है, जनता उन सबको देखेगी। निशान जी, आखिरी कमेंट आपका। भारतीय जनता पार्टी हवाई बातें कर रही है। मैंने 3 बार आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी को भी बताया है कि राहुल जी आपके बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ ना बोलिए। माँ गंगा आज भी मैली है। लखनऊ में आप नदी का उठा लीजिए, किसी पार्क को उठा लीजिए, माँ गंगा आज भी मैली है। बाकी ठीक है, 2 कदम, मात्र 1 कदम दूर, मात्र 1 कदम जनता दूर है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब क्या जनता जनादेश देगी, ये बहुत कम समय बचा हुआ है, आने वाला वक्त बता देगा। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से मतदान जारी है और मतदान में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस दौरान आपको सुनवाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम गोरखपुर में भी अच्छे तरह से विजय कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा गोरखपुर मंडल उनके साथ है, 9 की 9 विधानसभाएं जीतेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि हमने देश का निर्माण, प्रदेश का निर्माण और मंदिर का निर्माण किया। देखिए, अगर बातों से ही जीतना है तो 10 मार्च से पहले जीत सकते हैं, लेकिन जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हारेंगे, उनके सारे मंत्री हारेंगे। और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों में विधायक जीतने जा रही है, 3 अंक में विधायक नहीं जीतने जा रही। एक आखिरी सवाल है, नगर में हादसा हुआ था जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को चोट आई थी, जिसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कहा, संघमित्रा मौर्य ने भी बोला, लेकिन अब कुशीनगर में उल्टा स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को एफआईआर दर्ज हो गई। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भाजपा जान रही है कि उसका सफाया हो गया, उसकी हताशा, निराशा और जो सामंती सोच है कि पिछड़े दलितों नेताओं को अपमानित करना, उनको मारना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, यह भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है।
और इस चेहरे पर उत्तर प्रदेश की जनता कालिक पोतेगी। रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन को, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर वो हमला बोलते नजर आए हैं। तो छठवें चरण का मतदान लगातार जारी है और आज छठवें चरण में मतदान हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि छठवें चरण में यूपी की 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो लगातार मतदान जारी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी वाले गोरखपुर सदर समेत 57 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। लगातार लोग बढ़ चढ़ करके घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस दौरान लगातार जारी है। पश्चिम से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब पूरब में जा पहुंचा है और आज यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण की वोटिंग जारी है। छठवें चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सदर सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं और उनके अलावा कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू और समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर भी वोटिंग हो रही है। यूपी में छठे चरण के मतदान से जुड़े लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बलिया नगर से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने आरोप भी लगाए हैं। दरअसल उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी नारद राय पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दयाशंकर ने कहा कि जेल में बंद कुख्यात माफिया के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट से नारद राय हताहत हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा कि उनकी किसी से लड़ाई नहीं है और पार्टी पिछले 5 चरण में ही चुनाव जीत चुकी है। दयाशंकर ने आगे कहा कि देर रात अखार गांव में उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। उनके साथ चल रहे टूंजी पाठक की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई और किसी पर जानलेवा हमला किया गया। तो लगातार मतदान जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आरपीएन सिंह ने भी कुशीनगर में मतदान किया है और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। तो दूसरे चरण की 57 सीटों में से 11 सीटें सुरक्षित हैं। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी। छठे चरण में सीएम योगी की गोरखपुर सदर सीट पर भी वोटिंग हो रही है और इसके साथ ही तमाम सारे अन्य दिग्गज नेता हैं जो कि इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच सीधे लिए चलेंगे आपको सिद्धार्थनगर, जहां से हमारे संवाददाता धर्मवीर गुप्ता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मवीर गुप्ता, जिस तरीके से अगर सिद्धार्थनगर का जिक्र करें तो वहां पर जनता किन मुद्दों को लेकर के मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए निकल रही है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें एक सोहरतगढ़ है। सोहरतगढ़ में बाढ़ की समस्या किसानों के लिए हमेशा से बनी रहती है और इस बारे में कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है और यहाँ के किसानों को बाढ़ से हमेशा दो चार होना पड़ता है। जी बिल्कुल, बाढ़ का आपने जिक्र किया है। बाढ़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम सारे दावे किए हैं और अगर दौरों का जिक्र करें तो मुझे लगता है महेंद्र सिंह ने भी लगातार जिस तरीके से दौरे करते नजर आए हैं, वो चाहे हवाई दौरे रहे हों या फिर धरातल पर दौरे रहे हों,
बाढ़ों को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से कहा कि बांधों को बनाने का काम किया जा रहा है और किसानों के जो फसलें बर्बाद होती हैं, भीग जाती हैं, यहाँ तक कि गांव पलायन होने पर मजबूर होते हैं। तो इस तरीके के जिस तरीके से महेंद्र सिंह के जो दौरे रहे हैं और जिस तरीके से उनके वादे रहे हैं, दावे रहे हैं, उनको लेकर के जनता कितना उनके साथ खड़ी नजर आ रही है? दौरे तो होते रहते हैं, ये सब हवाई दौरे होते हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है जिससे किसानों को सुविधा मिल सके बाढ़ से। जी बिल्कुल, ये तो एक बाढ़ की समस्या हो गई। और किन समस्याओं को, मूलभूत समस्याओं, क्योंकि देखिए रोजगार को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है और अपराध मुक्त का जिस तरीके से दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस बात की ओर फोकस कर रही है कि जिस तरीके से जो माफिया थे, जो गुंडाराज था, व्याप्त था पूरे उत्तर प्रदेश में, वो खत्म किया गया है। तो ऐसे में सिद्धार्थनगर में क्या ऐसी कोई स्थितियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, वैसे में अगर वहां का सियासी समीकरण देखें तो क्या कुछ सियासी समीकरण बनता नजर आ रहा है? सियासी समीकरण जो भी है वो भाजपा और सपा और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार का साधन यहाँ न होने के कारण यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई आज महानगरों में जाके अपना काम करते हैं और वहीं से उनका जीवन यापन होता है। जी बिल्कुल, वहां से जीवन यापन होता है। रोजगार को लेकर के तमाम सारी जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, रोजगार के दावे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े किए थे। ऐसे में अब जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक बार फिर से अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो इसमें और भी बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। सिद्धार्थनगर की जनता का अगर जिक्र करें तो रोजगार हो गया, बाढ़ की समस्या हो गई, और इसके साथ ही किन किन मुद्दों को लेकर के आप पोलिंग बूथ पर अगर मौजूद हो तो मैं चाहूंगा कि अगर वहां पर कुछ मतदाता मतदान केंद्र पर जो पहुंच रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए आप। जी हम मतदाता तो हैं, हम उनसे बात करवाते हैं। हेलो, चलिए ठीक है, आप मतदाता से बात करने की कोशिश करिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखिए, अगर मुद्दों के जिक्र करें तो मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात एक और आपसे जानना चाहेंगे धर्मवीर, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दों के साथ ये भी उठाती रही है कि जो आवारा मवेशी हैं उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से घेरने का काम किया है, और जितने चढ़ के चुनाव हुए हैं उनमें ये एक अहम मुद्दा रहा है। सिद्धार्थनगर में क्या ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है? सरकार के लोग तो कहते हैं कि छुट्टा पशुओं से निजात दिलाया जाएगा, किसान का उससे नुकसान नहीं होने पाएगा, और उसके व्यवस्था भी किए जा रहे हैं। यहाँ गौशालाओं का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। आए दिन रोड हादसे होते रहते हैं छुट्टा पशुओं की वजह से, और किसानों का काफी नुकसान होता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आवारा पशु कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो आज जिस तरीके से 6वें चरण का मतदान हो रहा है और मतदान में लगातार लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, सिद्धार्थनगर में भी वोटर लगातार पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान वहां पर चल रहा है। लगातार जिस तरीके से मतदान के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। 11 बजे तक 23.42% मतदान हुआ है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों पर आज ये मतदान हो रहा है 6ठे चरण का। दरअसल सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार तेजी से चल रही है, जिसमें से सूरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, डुमरियागंज, इटवा विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और इन सीटों पर 11 बजे तक 23.42% मतदान हुआ है। लगातार लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और इस चरण का अगर जिक्र करें तो दरअसल ये आप तस्वीरें देख रहे हैं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में सिद्धार्थनगर में अपना इन्होंने मतदान किया है। और आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, मेरी सबसे अपील है कि मतदान करें, ये बात जगदम्बिका पाल ने कही है। और अगर सिद्धार्थनगर का जिक्र करें तो यहाँ से मंत्री सतीश द्विवेदी की साख दांव पर लगी हुई है। भाजपा उम्मीदवार हैं सतीश चंद्र द्विवेदी, और इन्होंने भी हालांकि मतदान कर दिया है, लेकिन इनकी साख दांव पर लगी हुई है। तो 6ठे चरण में कुल 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और 2017 का अगर जिक्र करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों में से
46 सीटें भाजपा और 2 सीटें उसके सहयोगी दलों अपना दल एस और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा ने जीती थी। हालांकि सुभाषपा इस बार बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती देने की बात समाजवादी पार्टी हालांकि कह रही है और छठवें चरण के लिए 10 जिलों में मतदान हो रहा है, जिनमें से अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले शामिल हैं, जिनमें 57 विधानसभा क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है। तो लगातार मतदान चल रहा है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर पसंदीदा विधायक चुनने के लिए घर से निकल रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बूथों पर लोगों का आना सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। और सीधे ले चलेंगे आपको अब महाराजगंज, जहां से हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं सीधे महाराजगंज से। अजय, जिस तरीके से अगर महाराजगंज का जिक्र करें तो यहाँ पर मूलभूत समस्याएं क्या हैं? लोग किन मुद्दों को लेकर के सबसे ज्यादा मतदान करने के लिए निकल रहे हैं? मैं आपको बता दूं, महाराजगंज जिला भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है और रोजगार और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कुछ भी होता है तो लोगों को गोरखपुर यहाँ से नजदीक पड़ता है और गोरखपुर लोगों को जाना पड़ता है किसी भी काम के लिए। अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो लोगों को गोरखपुर जाना पड़ता है। बिल्कुल, गोरखपुर जाना पड़ता है। ऐसे में तो स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के जिस तरीके से लोगों के लिए समस्या खड़ी होती है उनके सामने, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा बनता नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है। मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चेहरे, नौतनवा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 चेहरे यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत माने जाते हैं। एक अमरमणि परिवार पुत्र पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं अमन मणि, वो इस बार निर्दलीय चुनाव जीते थे और इस बार बसपा से प्रत्याशी हैं। और इसके बाद एक परिवार आता है कुंवर परिवार। ये दोनों परिवार नौतनवा विधानसभा में, ये इन दोनों परिवार के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती रहती है। बिल्कुल, लेकिन महाराजगंज का अगर जिक्र करें तो देखिए 1996 और 2002 में भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही है और उसके बाद 7 और 12 में समाजवादी पार्टी ने इस पर अपना कब्जा किया। 17 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट मारा। क्या इस बार लगता है कि इस बार सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती हुई सीट नजर आ रही है या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बसपा इस पर शेंदमारी कर सकती है? अगर बात की जाए पूरे विधानसभा की तो यहाँ पे महाराजगंज जिले में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में सबसे हॉट सीट अगर कोई माना जाता हो तो नौतनवा। बाकी जितने विधानसभा हैं, पनियरा हो गए, सिसवा हो गए या फरिंदा हो गए, यहाँ पे कांटे की टक्कर, फरिंदा में कांटे की टक्कर कांग्रेस के साथ है और भाजपा के साथ है। जबकि सदर में अगर चले जाइए महाराजगंज जिले में तो वहाँ सपा से है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही अगर सिसवा चले जाएं हम तो सिसवा में भी कांटे की टक्कर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि पत्रकार भी है उनके साथ है और प्रेम सागर पटेल जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरीके से कांटे की टक्कर बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि नौतनवा का आपने जिक्र किया और त्रिपाठी परिवार का आपने जिक्र किया। निर्दलीय चुनाव वो जेल में रहते हुए जिस तरीके से लड़ते हैं और उसके बाद जीतते हैं, तो क्या ये लगता है कि इस बार जब बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से वो मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी को क्या वास्तव में कड़ा मुकाबला यहाँ से मिल रहा है क्या? देखिए, यहाँ पे लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से ना मिलके एक निषाद पार्टी से यहाँ ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। अब उनके सिंबल को लेके यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका ये पिछड़ा इलाका है, उनके सिंबल को लेके यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, लेकिन लड़ाई इस समय त्रिकोणीय यहाँ मानी जा रही है। बिल्कुल, लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है। हालांकि समय समय पर
अमनमणि त्रिपाठी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की सराहना वो करते नजर जरूर आए हैं। एक और बड़ी समस्या है महाराजगंज, जिस तरीके से नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, वहां पर मूलभूत समस्याओं को लेकर के, देखिए रोजगार को लेकर के आपने जिक्र किया, और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जिक्र किया, विकास को लेकर के, क्योंकि सड़क निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावे कर रही है, लेकिन लोगों की वहां से ये कहीं ना कहीं शिकायतें रहती हैं कि जिस तरीके से नेपाल का बॉर्डर है, ऐसे में स्मगलिंग का काम भी उधर से काफी मात्रा में होता है, उस पर अंकुश लगाने का काम किया जाता है। तो क्या वास्तव में इन सारे कामों में सरकार एक सार्थक कदम उठाती नजर आई है इन 5 सालों में? जी देखिए, सार्थक कदम तो उठा ही रही है। इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव में बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इधर से और उधर से इधर नहीं आने जाने दिया जा रहा है। बात अगर करें सड़की को, सड़क तो बना है, लेकिन यहीं चले जाइए महाराजगंज जिले को जोड़ने वाली एक लक्ष्मीपुर ग्राम सभा के पास चांदकी घाट है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। लोग उससे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि अगर वो चांदकी घाट पुल बन जाता है तो महाराजगंज जाने की जो दूरी है वो कम से कम हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, महाराजगंज से संवाददाता हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने वहां की समस्याओं को लेकर के बताया कि किस तरीके से रोजगार के मुद्दे को लेकर के और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जब सवाल उठते हैं, दरअसल कोई बीमार होता है तो उसे गोरखपुर के लिए ही सीधे रवाना होना पड़ता है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का वो रुख करता है, और सबसे बड़ी बात ऐसे में ये निकल करके सामने आ रही है कि लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर तो लगा जिस विकास की अपेक्षा को लेकर लोग सरकारों से विभिन्न प्रकार की उम्मीदें पहले रखते हैं, योगी जी उस कसौटी पर 100% खरे उतरे हैं। इसलिए लोग उनके पक्ष में हैं। विरोधियों की जमानत जब्त होगी और योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। इस बार क्या उम्मीद है, बीजेपी पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या उससे कम होगी? पिछला रिकॉर्ड तो मैं नहीं जानता तोड़ पाएगी कि नहीं पाएगी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। उसकी मुख्य वजह यह है कि लोगों को कानून का राज चाहिए, जो योगी जी ने कर दिखाया। लोगों को विकास चाहिए, जो योगी जी ने कर दिखाया। लोगों को समाज में शांति व्यवस्था चाहिए, महिला की सुरक्षा चाहिए, वो उन्होंने किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की परियोजनाएं पहुंची हैं। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के जरिए निचले पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा था उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। पहली बार ऐसी सरकार आई जो गरीबों के लिए शौचालय से लेकर आवास तक सारी सुविधाएं दिया। समाज का जो गरीब व्यक्ति है वो सड़कों पर बोले भले मत, लेकिन वो योगी और मोदी के पक्ष में खड़ा है। धन्यवाद, बहुत बहुत कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साफ तौर पर ये योगी सरकार की सराहना कर रहे थे, लगातार तमाम सारे कामों को गिना रहे थे कि जिस तरीके से काम किए गए हैं, और लोगों में वो उत्साह देखने को मिल रहा है कि बढ़ चढ़ करके वो मतदान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काम पर मतदान हो रहा है इस बार। बस बीजेपी गवर्नमेंट का रोजगार का मुद्दा मजबूत नहीं है। वोट दे चुके हैं और मतलब क्या नाम है आपका? पूजा सिंह। पूजा जी, क्या मुद्दे हैं जिन पे आपने वोट किया है? क्या बनी वो क्या करे लोगों के लिए? सबको रोजगार दे, पहले तो यही जरूरी है। हाँ, क्योंकि काफी टाइम से कई परीक्षाएं भी रुकी हुई हैं। सब कुछ सुरक्षा को लेकर कैसी यहाँ पे व्यवस्था है? क्या बहुत अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार नाम है सर। अविनाश जी, क्या मुद्दे हैं जिन पे वोट किया आपने? सर, ये मुद्दा ये है कि यहाँ पे विकास भी हुआ है, गोरखपुर के वो हैं और यहाँ पे, और देखिए अभी आगे का क्या है। आगे क्या उम्मीद है?
गवर्नमेंट ये काम अपना परस्यू करे, अच्छे से करे, और ये है कि बस ये महंगाई का थोड़ा देख लें। हमको तो इतनी ही है भैया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम कुमार है। उत्तम जी, क्या मुद्दे हैं जिन पे वोट दिया है आपने? अब देखिए, हमारा मुद्दा तो भाई रोजगार। अब क्या बोलते हैं, 2019 के पास आउट हैं, उसके बाद से वैकेंसी का इंतजार ही कर रहे हैं। अब इसी उम्मीद पे वोट दिए हैं कि आने वाले समय में योगी सरकार कुछ मतलब युवा बेरोजगारों के लिए कुछ करे। अब स्वरोजगार बोल के पकौड़ा बेच के तो अब कर नहीं सकते कुछ, मतलब मुद्दा तो देना पड़ेगा ना। नौकरी आपको स्थायी देनी ही पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो फिर अब देखिए, होप फॉर बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। आपका? राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह जी, किन मुद्दों पे वोट किया आपने? विकास के, और जो है मतलब हर तरफ विकास ही हमको दिख रहा है जी। क्या उम्मीद है कि और गवर्नमेंट जो भी फॉर्म करे वो बनाए या करे लोगों के लिए? क्या बोले? क्या उम्मीद है जो गवर्नमेंट बने क्या करे और क्या करना चाहिए? हमको तो लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है ठीक ही है, अच्छे काम कर रही है जो है। हम तो चाहेंगे कि यही गवर्नमेंट फिर से आए दोबारा भी जी। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से युवा वर्ग अपनी अपनी व्यथा को रख रहे थे और साफ तौर पर वो कह रहे थे कि जिस मुद्दे को लेकर के उन्होंने मतदान किया है, वो सबसे बड़े जो मुद्दे सामने निकल कर के आ रहे हैं वो हैं रोजगार। रोजगार को लेकर के लगातार सवाल हालांकि विपक्षी पार्टियां भी उठाती रही हैं, और आज जब मतदान करने ये युवा मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि विकास तो मुद्दा है ही, विकास को लेकर के तो मतदान लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन रोजगार भी अपने आप में एक अहम बड़ी समस्या कहेंगे, बड़ी समस्या है। और ऐसे में इन युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार की तलाश में दर दर भटकने को जिस तरीके से मजबूर होते हैं, लगातार ये एग्ज़ाम देते हैं, और हालांकि कई दफ़ा उसमें ये भी देखने को मिलता है कि वो एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर आउट हो जाते हैं और बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से स्थितियां पैदा होती हैं, बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं और इन छात्रों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज जब ये अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि रोज़गार इन्हें चाहिए और जो भी सरकार आए उन्हें रोज़गार दे। और सीधे ले चलेंगे अब आपको अम्बेडकर नगर, जहां से हमारे संवाददाता अनंत कुशवाहा सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अनंत, जिस तरीके से अम्बेडकर नगर का अगर जिक्र करें तो अम्बेडकर नगर के सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? जी, जैसा आपको बताना चाहूँगा, जो अम्बेडकर नगर का सियासी समीकरण है तो वहाँ हर सीटों पर सपा और बसपा फाइट कर रही है। तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं भाजपा जाती नजर आ रही है, जो भी क्योंकि इस भाजपा सरकार में कुछ किसान और सब परेशानी नजर आए थे, लेकिन जो भाजपा के वोट है वो साइलेंट है, वो साइलेंट पूर्वक ही भाजपा के पक्ष में वोट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा है, अंदर मतदान करने के बाद से अगर निकल रहा तो ये नहीं कह रहा है कि हम भाजपा को वोट दे के आए या फिर किसी को भी मत करके आए, वो बताना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल अनंत, लेकिन जिस तरीके से देखिए तमाम सारे रिपोर्टरों ने तमाम सारी जगह से जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं, जब युवाओं से बात की गई तो ये कहा गया कि रोजगार अपने आप में एक अहम बड़ा मुद्दा है, रोजगार को लेकर के वो मतदान कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर का जिक्र करें तो वहाँ के युवाओं में भी जाहिर तौर पर है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर के मतदान करने युवा वर्ग पहुँच रहे होंगे, लेकिन और क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिन मुद्दों को लेकर के जनता वहाँ पर मतदान केंद्रों पर पहुँच रही है? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, जो युवा है, युवा वर्ग रोजगार को लेके ही मतदान कर रहा है। लेकिन हम बात करें अपने अन्य जनता की, अगर किसानों की बात करें तो किसान चाहते हैं कि जो खेतों के जैसे हमारे बीज हैं वो हमारे यहाँ उसका हमें उचित मूल्य मिल पाया, और अगर खाद मिले तो हमें कम से कम दामों पे मिले। लेकिन इस वक्त इतने रेट बढ़े हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और वहीं किसानों का ये भी कहना है कि डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसमें काफ़ी कमी की जाए, जिसको लेके किसान अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि घरेलू सामान जो है
उन सब के रेट कम हो, जिससे हमें अपने घरेलू सामानों को लाने में दिक्कत ना हो। तो महंगाई अपने आप में एक बड़ी समस्या है और महंगाई को लेकर के भी जनता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। जिस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं वहां का क्या हाल है? लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा, क्योंकि तमाम सारी जगह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वहां पर लोग लेते नजर आए हैं। आप जिस पोलिंग बूथ पर है वहां का क्या नजारा है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं अम्बेडकर नगर जनपद की कटेहरी विधानसभा में मौजूद हूँ, जहाँ पे मतदान करने के लिए युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब आ रहे हैं। चलिए, किसी बिल्कुल, चलिए, लापरवाही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अनंत कुशवाहा जुड़े हुए थे अम्बेडकर नगर से। तो जिस तरीके से लगातार सभी 10 जिलों में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और मतदान करने के लिए अपने घरों से पोलिंग बूथ के लिए निकल रहे हैं। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।